Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग, जिसे हिंदी में निदर्शन कहते हैं। निदर्शन का दूसरा नाम प्रतिदर्श या सैंपल भी है। आम आदमी भी इसे अपने सामान्य जीवन में निदर्शन का प्रयोग करता है। इसे नमूना भी कहा जाता है। बाजार में खरीद बेच के सौदों में व्यापारी एवं ग्राहक सैंपल देखकर ही पूरी वस्तु का सौदा करते हैं। जैसे अगर किसी को गेहूं खरीदना है तो वो पूरे गेहूं के बोरे की जांच जो है, कुछ थोड़े से गेहूं को उसमें से निकाल कर उसके आधार पर कर लेता है कि ये अगर गेहूं अच्छे हैं तो इस बोरे के अंदर जितने भी गेहूं हैं वो अच्छे होंगे। इसी प्रकार से एक गृहिणी चावल पकाते समय उसका सैंपल यानी उसमें से थोड़े से चावल निकाल कर देख लेती है कि वो पके हैं या नहीं पके हैं। इसी प्रकार सर्वेक्षण में भी निदर्शन का प्रयोग किया जाता है। इस चैप्टर में हम निदर्शन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सैम्पलिंग जो है वो कितने प्रकार का होता है। सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। अनुसंधान कार्य मुख्यतः दो पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है और ये दो पद्धतियां हैं जनगणना पद्धति और निदर्शन पद्धति। जनगणना पद्धति द्वारा अध्ययन विषय की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, जितनी भी एंटायर पॉपुलेशन है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बेस पे कंक्लूजन निकाला जाता है। निदर्शन पद्धति के अंतर्गत सभी इकाइयों का अध्ययन न करके समग्र में से कुछ इकाइयों को चुना जाता है, यानी यूनिवर्स में से कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जो समस्त इकाइयों का भली भांति प्रतिनिधित्व करती हो। ये बात ध्यान रखने की है कि इकाइयां ऐसी होनी चाहिए जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करती हों। अनुसंधानकर्ता अपना ध्यान समग्र में व्यर्थ न गंवाकर कुछ पर ही केंद्रित करता है, जिससे अध्ययन विषय का गहन अध्ययन, समय और धन की बचत होती है। अब हम बात करें कि समग्र किसे कहते हैं, तो उस संपूर्ण समूह को जिसमें से निदर्शन निकालना हो समग्र या यूनिवर्स कहा जाता है। समग्र हम समस्त समूह या जनसंख्या को कहते हैं जिसमें सभी इकाइयां शामिल होती हैं। तो उस समग्र में से कुछ का चुनाव अध्ययन के लिए किया जाता है। ये जैसे यूनिवर्स है यानी समग्र, जिसमें कंप्लीट पॉपुलेशन है और उसमें से कुछ का चुनाव, दैट इज सैंपल, यानी कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल यूनिट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चंस। जो भी हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में जानकारी हम इस सैंपल से लेते हैं। तो ये सैंपल जो होता है वो समग्र में से कुछ होता है जिसका अध्ययन हम लोग इस आधार पर करते हैं कि इससे निकलने वाला जो भी निष्कर्ष है वो हम समग्र पर लागू कर सकते हैं। अब दो प्रकार के सैंपलिंग के टाइप होते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग, जिसे हम दैव निदर्शन पद्धति बोलते हैं, और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैंपलिंग, गैर संभावित निदर्शन। जब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें सभी इकाइयों के चुने जाने को समान अवसर मिलता है। यानी जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी यूनिट्स के अंदर ये चांसेस रहते हैं कि वो चुनी जाएंगी। हम बोल सकते हैं कि उनके चांसेस जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है तो फिर चुने जाने का पूरा चांस है। इसी प्रकार से जैसे कि आप लॉटरी खरीदते हैं तो आपको उस लॉटरी के लगने का चांस हर इकाई को होता है। जो भी व्यक्ति लॉटरी खरीदते हैं उन सबके लॉटरी लगने का चांस होता है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें संभावना सभी की बनी रहती है, जितनी भी यूनिट्स हैं हमारी एंटायर पॉपुलेशन के अंदर, जो हमारा पूरा सैंपल है उसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उस सारी यूनिवर्स में से उस सैंपल के रूप में चुने जाने के अंदर उनकी पॉसिबिलिटीज होती है। हर यूनिट की पूरे चांसेस होते हैं उसमें चुने जाने के। नॉन प्रोबेबिलिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम we select the specific elements from the population in a non-random manner.
यानी इसमें वेयर वी कांट कैलकुलेट द ऑड्स एट ऑल, यानी सारी पॉपुलेशन जो है, सारी जो जनसंख्या है, उसमें सभी के चुने जाने की संभावना इक्वल चांस नहीं होते। यानी कि उसमें ये नहीं होता कि हर व्यक्ति, हर यूनिट जो है वो चुनी ही जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर संभावना जो होती है वो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का क्राइटेरिया फर्स्ट कम फर्स्ट है, तो उस कंडीशन के अंदर जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सबके एडमिशन होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जो फर्स्ट 50 आएंगे या फर्स्ट 60 आएंगे, जो भी उनका क्राइटेरिया है, उनको एडमिशन दे देंगे। रेस्ट अगर एलिजिबल भी हैं तो भी उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी वहाँ पर उनके एडमिशन के चांसेस एलिजिबल कैंडिडेट से सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो गैर संभावित होते हैं, उनकी संभावना कम होती है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर या नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना नहीं रहती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं। जब हम इस सैम्पलिंग को काम में लेते हैं तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स काम में लेते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें कई तरीके हो सकते हैं। दैव निदर्शन पद्धति के अनुसार निदर्शन के चयन के जो कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से ये तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले तरीके की हम बात करते हैं तो वो तरीका है लॉटरी मेथड। लॉटरी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर संपूर्ण समूह की समस्त इकाइयों के नाम तथा नंबर, जितनी भी यूनिट्स हैं उनके नाम और नंबर कागज की चिट पर लिख लिए जाते हैं और फिर किसी बर्तन में डालकर खूब ऊंचा नीचा हिला दिया जाता है ताकि वे अव्यवस्थित हो जाएं, ताकि कहीं से भी बायसनेस या पक्षपात की संभावना ना रहे। और फिर आंख बंद करके पर्चियां निकाल ली जाती हैं। उतनी पर्चियां निकाल ली जाती हैं जितने के निदर्शन हमको छांटने हैं। यानी अगर हमको 50 लोग छांटने हैं, 25 लोग छांटने हैं, तो 50 या 25 जो चिट है वो निकाल ली जाती है। अधिक इकाइयों की दशा में ये प्रणाली अधिक उपयुक्त नहीं रहती। अगर बहुत बड़ा सैंपल है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो टेक्निक है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रहती है। जब बहुत छोटा सैंपल होता है, उस कंडीशन के अंदर अगर हमको लोगों का चुनाव करना होता है तो उस कंडीशन में हम इस मेथड को काम में ले सकते हैं। कार्ड मेथड। इस प्रणाली में एक ही आकार, रंग, मोटाई, चौड़ाई के कार्ड या टिकटॉक पर संपूर्ण समूह की समस्त इकाइयों के नाम, नंबर या फिर कोई साइन या चिन्ह जो है वो अंकित कर दिए जाते हैं और बाद में एक ड्रम में भरकर फिर इसी ड्रम को हिलाकर घुमाकर उसमें से कार्ड जो है वो एक एक करके निकाले जाते हैं और उतने ही कार्ड निकाले जाते हैं जितनी इकाइयों का हमें चयन करना हो। लॉटरी प्रणाली में आंख बंद करके पर्ची निकाली जाती है, लेकिन इसमें कोई व्यक्ति आंखें खुली रखकर भी कार्ड निकाल सकता है। दिस इज द डिफरेंस। ग्रिड मेथड। इसका प्रयोग क्षेत्रीय चयन के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको कोई फील्ड सेलेक्ट करना है, कोई एरिया सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप ग्रिड मेथड को काम में लेते हैं। ग्रिड मेथड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले विशाल क्षेत्र का भौगोलिक मानचित्र तैयार किया जाता है। हम सबसे पहले एक मैप तैयार कर लेते हैं, ज्योग्राफिकल मैप तैयार कर लेते हैं, या कोई पहले से तैयार मैप होता है उसको ले आते हैं। फिर चयन के लिए सेल्यूलाइड या पारदर्शक पदार्थ की मानचित्र के बराबर आकार की तख्ती ली जाती है जिस पर वर्गाकार खाने बने होते हैं। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं हम जिसपे कि स्क्वायर्स बने होते हैं और प्रत्येक खाने पर नंबर लिखा होता है। अब माना कि हमें उस विशाल क्षेत्र से 30 ब्लॉक चुनने हैं। सर्वप्रथम ये मालूम किया जाता है कि कौन से 30 नंबर चुनने हैं। ग्रिड को मानचित्र पर रखकर चुने हुए वर्गों के नीचे पड़ने वाले क्षेत्रफल में निशान लगा दिए जाते हैं और ये जो निशान लगाए हुए जो एरिया होते हैं ये क्षेत्र ही निदर्शन की इकाइयां होती हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलर मार्किंग मेथड की। इस प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण समूह जो होता है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है रेगुलर मार्किंग, तो संपूर्ण समूह की इकाइयों को क्रम संख्या डालते हुए एक सूची तैयार कर ली जाती है।
उनको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 जितनी भी यूनिट्स होती हैं। फिर यह तय कर लिया जाता है कि निदर्शन के लिए हमें कितनी इकाइयों का चुनाव करना है। इसके पश्चात सूची को सामने रखकर एक संख्या से प्रारंभ करके 5, 10, 15 या अन्य किसी अंक को नियमित करके अगली संख्याएं चुनी जाती हैं। यानी जो डिफरेंस होता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, वो डिफरेंस जो होता है वो नियमित होता है, रेगुलर होता है। जैसे 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो ये जो डिफरेंस है 5-5 का है। उदाहरण के लिए 50 बालकों में से अगर हमें 5 बालक चुनने हैं तो हर 10वां बालक हमारे चुनाव में आएगा। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर मार्किंग मेथड की। इर्रेगुलर मार्किंग मेथड जो होता है वो रेगुलर मार्किंग मेथड से ही बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है इसके। इसमें समस्त इकाइयों की सूची बनाकर उसमें से प्रथम तथा अंतिम अंक को छोड़कर शेष अन्य इकाइयों की सूची में अध्ययनकर्ता अनियमित तरीके से इन विविध इकाइयों में उतने ही निशान लगाएगा जितने निदर्शन का चुनाव करना है। यानी उसने 50 लोगों की एक लिस्ट बना ली और उसके बाद उसमें से अगर उसे 20 लोग चुनने हैं तो 20 लोगों के आगे वो टिक लगा देगा। लेकिन इसका सबसे बड़ी जो डीमेरिट है वो ये होता है कि इस पद्धति में पक्षपात होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो मार्किंग मेथड है वो इर्रेगुलर है, किसी प्रकार का उसमें रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की जा रही है। तो अगर अनुसंधानकर्ता चाहेगा कि पहले फर्स्ट वाले को टिक लगा दिया या सेकंड वाले को टिक लगा दिया, उसके बाद 4th नंबर वाला उसका कोई जान पहचान का लगता है या उसको लगता है कि उसको उसमें शामिल करना, उसको टिक लगा देगा। 4th के बाद में वो 7th को भी टिक लगा सकता है या 6th को भी टिक लगा सकता है। तो इट्स समथिंग लाइक इर्रेगुलर मार्किंग मेथड होता है, तो इसमें पक्षपात की संभावना होती है। अब हम बात करें देव निदर्शन प्रणाली के लाभ या गुण की। What is the merits of random sampling method? तो इसके जो मुख्य लाभ हैं, पहला ये है कि इस पद्धति में निष्पक्षता होने के कारण प्रत्येक इकाई के निदर्शन में चयन की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जैसा मैंने उसको बोला कि रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना इसमें बनी रहती है, क्योंकि इसमें निष्पक्षता होती है। ये प्रणाली अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण है। इकाइयों में संपूर्ण समूह के लक्षण विद्यमान होते हैं, यानी इसमें हम एंटायर जो यूनिवर्स है या जो एंटायर पॉपुलेशन है हमारा सैम्पलिंग का, उसके अंदर से जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो सैंपल जो है वो उस एंटायर पॉपुलेशन को या एंटायर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व करता है। उन जो इकाइयाँ हमने चुनी हैं उन इकाइयों में समग्र के लक्षण मौजूद होते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि जिन इकाइयों को हमने एज अ सैंपल सेलेक्ट किया है उन इकाइयों को जब हम स्टडी करके कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो उस निष्कर्ष को हम एंटायर यूनिवर्स पर लागू कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये पद्धति बहुत सरल है जिसमें गलतियां होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि इसके मेथड्स इजी हैं। लॉटरी मेथड, कार्ड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, रेगुलर मार्किंग मेथड, इरेगुलर मार्किंग मेथड, दीज आर वेरी सिंपलेस्ट मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें गलतियां होने की संभावना नहीं रहती है। अशुद्धताओं का पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर अगर किसी प्रकार की अशुद्धता होती है, कुछ ऐसा लगता है कि सैंपल प्रॉपर नहीं है, तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। और लास्ट ये कि इसमें धन, समय और श्रम की बचत होती है। आपका पैसा भी बचता है, समय भी बचता है और जो आपकी मेहनत है वो भी बच जाती है, क्योंकि आपको बड़े फील्ड में जाकर ये नहीं देखना है कि किसको आपको स्टडी करना है, किसको स्टडी नहीं करना है। आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आपका सैंपल क्या है, आपको किन लोगों से बात करनी है, किन लोगों से जानकारी प्राप्त करनी है। तो इससे आपका टाइम, मनी एंड जो आपके एफर्ट्स हैं वो बच जाएंगे। अब क्योंकि हर प्रणाली के, हर मेथड के कुछ ना कुछ मेरिट्स के साथ साथ डीमेरिट्स भी होते हैं, तो इस मेथड के भी कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो अगर हम इसकी डीमेरिट्स की बात करें, इसके दोष की बात करें, तो सबसे पहला जो डीमेरिट है कि इकाइयों के चुनाव में चयनकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। दूर दूर स्थित इकाइयों से
अध्ययनकर्ता संपर्क स्थापित नहीं कर पाता। क्योंकि हमने जैसे लॉटरी मेथड काम में लिया तो उसमें यूनिवर्स के सभी लोगों के नाम होंगे जो कि हमारे सैम्पलिंग के अंदर होंगे। अब लॉटरी में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाता है जो कि बहुत दूर रहता है, रिमोट एरिया में रहता है, तो उससे कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये उसके हाथ में नहीं रहता, रिसर्चर के हाथ में नहीं रहता है कि उसे अपने लिए किस किस को सैंपल में सेलेक्ट करना है। इट्स ऑल रैंडम सैम्पलिंग, अपने आप लोगों के नाम आते हैं। जैसे बोलते हैं ना देव निदर्शन, मतलब देवता की इच्छा से, जैसे इट्स ऑल गॉड्स विश। तो वो लक होता है इसके अंदर कि किस किस का नाम आ गया, तो उसके अंदर रिसर्चर का कोई जो है रोल नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा सैंपल आ जाता है, ऐसी यूनिट आ जाती है जिसको कि आपको बहुत दूर जाकर बात करनी पड़ेगी, वहाँ उसको मिलना पड़ेगा, तो उस कंडीशन के अंदर अध्ययनकर्ता के लिए उन यूनिट्स से संपर्क स्थापित करना मुश्किल होता है। यूनिट कोई भी व्यक्ति, परिवार, समूह हो सकता है। इसके लिए जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर जो सैंपल यूनिट है वो कोई भी व्यक्ति, परिवार या समूह हो सकता है। दूसरा ये कि विस्तृत या संपूर्ण भूमि तैयार करना तब असंभव सा हो जाता है जब समग्र बहुत विशाल हो। हमने कहा कि ये जो मेथड है वो उसी कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल होगा जबकि आपका यूनिवर्स जो है वो एप्रोप्रिएट हो। अगर आपका यूनिवर्स, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर हम इस मेथड को काम में नहीं ले सकते, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यदि इकाइयों में सजातीयता नहीं है तो ये पद्धति अनुपयुक्त है। अगर होमोजेनिटी नहीं है, जो हमारी यूनिट्स हैं उनके अंदर किसी प्रकार का कनेक्टिविटी नहीं है, किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है, या किसी प्रकार की उनमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर ये पद्धति जो होती है वो अनुपयुक्त रहती है। इस पद्धति में विकल्प के लिए स्थान नहीं है, चुनी हुई इकाइयों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः ऐसी स्थिति में परिणाम कुछ भी निकल सकता है। ये ऑल्टरनेट नहीं है। आप ये सोचें कि मैं इस व्यक्ति की स्टडी नहीं करना चाहता, इस यूनिट की स्टडी नहीं करना चाहता, या किसी कारण से वो यूनिट आपको अवेलेबल नहीं हो रही है, या वो यूनिट आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। जिस भी व्यक्ति एक यूनिट है अगर हमारी स्टडी के अंदर, तो व्यक्ति अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है प्रॉपर, या वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके हाथ में नहीं होता है कि आप उस यूनिट को चेंज कर लें। तो ऐसी स्थिति के अंदर परिणाम जो है वो कुछ भी निकल सकता है, तो रिजल्ट जो है वेरी करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो यूनिट्स हैं वो अप्रोचेबल हों, साथ में उन यूनिट्स से आप इजीली कांटेक्ट कर पाएँ और इजीली आप उनसे डाटा कलेक्ट कर पाएँ। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर these are the methods of data collection, these are the methods of finding out the sample और data collection। सैंपल को फाइंड आउट करने के मेथड्स हैं लॉटरी मेथड, कार्ड मेथड, ग्रिड मेथड, रेगुलर मार्किंग मेथड एंड इर्रेगुलर मार्किंग मेथड।